नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए जाने वाले AIBE के एग्जाम के अंतर्गत इसमें 2 बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह एग्जाम आयोजित करवाया जाता है और इसी के चलते अभी BCI द्वारा AIBE के 15वें एग्जाम का शेड्यूल जारी करते हुए 24 जनवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम आयोजित करवाया जा रहा है, जिसके प्रवेश पत्र 5 जनवरी 2021 से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा एक पहल की गई है जिसके अंतर्गत हमने BCI द्वारा लिए गए आज तक के समस्त प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं और इसी के चलते हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने आपको AIBE के 13वें एग्जाम जो कि दिसंबर 2018 में BCI द्वारा आयोजित करवाया गया था, हमने उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में उपलब्ध करवा देंगे। आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 12वें एग्जाम के प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि BCI द्वारा जून 2018 में आयोजित करवाया गया था। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आपको यह जानकारी होगी कि BCI द्वारा इस एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ना केवल AIB के एग्जाम के लिए अपितु कई जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, PIL को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? इसका सही आंसर होगा नंबर 4, उपरोक्त सभी लेके जा सकते हैं। कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति गैर सरकारी संस्था या जन भावना संस्था के सहयोग से जन भावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो। दोस्तों, अभी हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें भी PIL से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो जनहित याचिकाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो प्रसन्नता का सिद्धांत जन सेवक पर लागू होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? इसका सही आंसर होगा नंबर 4, शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के अंतर नियमों को बदल सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 361 प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 क्या प्रदान करता है? न्यायालय में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन। यह प्रावधान आर्टिकल 361 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर इरादे से शब्दों के बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? अर्थात धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए जानबूझकर बोले गए शब्दों के संबंध में जो प्रावधान है वह IPC सेक्शन 298 में दिए गए हैं, 298। अगला प्रश्न है, CRPC की धारा 320(1) के तहत आपराधिक धमकी के लिए
आईपीसी का कौन सा अनुभाग लागू होता है? तो इसका सही आंसर होगा आईपीसी सेक्शन 506। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का एक नवीनतम रूप है? तो लोक अदालत जो है वह एक वैकल्पिक विवाद के निवारण के लिए एक नया सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों काफी इजी प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, और यदि आप अपने साथ ये सभी बैरक लेकर जाते हैं जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, तो आप इजी वे से इन समस्त प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। जैसा कि ये प्रश्न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ? तो जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बैरक अपने साथ लेके जाते हैं तो आपको ऊपर ही ये देखने को मिल जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ था। तो जैसा कि इसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो 1872 को ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है वकील के पेशेवर नैतिकता के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ये सभी कथन सही है। जैसे वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के लिए कॉल देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई वकील किसी भी अवैध या अनुचित साधन द्वारा अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। अदालत की प्रक्रिया का अपमान करने वाला वकील दोषी और दुर्व्यवहारी होगा। तो ये सभी चीजें पेशेवर मॉरलिटी नैतिकता में नहीं आती। अगला प्रश्न है कि अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है? अर्थात अधिकार प्रशासन जो है यह प्रणाली कौन से राष्ट्र से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस प्रणाली से लिया गया सिस्टम है। ये फ्रांस की प्रणाली से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि साइबर अपराधों को किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं आईटी एक्ट के अंतर्गत साइबर अपराधों को लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत साइबर अपराधों के अधिनियम हैं जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि पहला संवैधानिक संशोधन कब अधिनियमित किया गया था? तो 1951 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को अपराध का या अवैध कार्य या चूक करने के लिए यदि कोई उकसाता है तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सी धारा लग सकती है? तो आईपीसी सेक्शन 107 के अंतर्गत उकसाना या उद्दीपन उत्प्रेरण के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय जो हिबियस कॉर्पस याचिका के अंतर्गत आपातकाल के दौरान दायर की गई थी वह है, कौन सा है वह निर्णय? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत गुप्ता, यह हिबियस कॉर्पस रिट बंदी प्रतीक्षण याचिका आपातकाल के दौरान दायर की गई थी। अगला प्रश्न है
कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24A क्या प्रदान करती है? तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 24A प्रावधान करता है बार या राज्य में के रोल में नामांकन के लिए स्वीकृति बाबत, यह प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्राहक बनता है को कम से कम कितने शेयर लेने होंगे? तो जो व्यक्ति कंपनी एक्ट के तहत कंपनी ज्ञापन का ग्राहक बनता है उसे कम से कम कंपनी से 1 शेयर तो लेना ही होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी कब से लागू हुआ? तो दोस्तों जीएसटी जो है वह 1 अगस्त 2017 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुख्य तहकीकात किसके द्वारा की जाती है? अर्थात मुख्य परीक्षण। दोस्तों यहाँ जो हिंदी प्रयुक्त की गई है वह काफ़ी क्लिष्ट और उच्च श्रेणी की, या यूँ कह सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेट वाली यहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक यदि आप इस एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि इसका इंग्लिश वर्जन जो है प्रश्नों का आप उसे प्राथमिकता दें, वहाँ से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि जैसे यह प्रश्न पूछा गया कि मुख्य तहकीकात, या यूँ कहें कि मुख्य परीक्षण, चीफ एग्जामिनेशन जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि दोषी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा चीफ एग्जामिनेशन किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन किसका परिणाम था? कुछ प्रश्न जीके से भी होते हैं, जैसे कि पिछले पेपर में भी था, आपने देखा। इसमें भी है, तो जलवायु परिवर्तन जो है वह दारियो डी जेनरो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसी का परिणाम था। अगला प्रश्न है कि स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन कार्ड, पैन नंबर को किसके द्वारा नीचे परिभाषित किया गया है? कौन से एक्ट के तहत पैन नंबर को डिफाइन किया गया है? तो पैन नंबर की जो प्रोविजन है वह आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी इद्दत पूरा होने से पहले एक महिला के साथ शादी क्या वैल्यू रखती है? इद्दत अवधि पूर्ण होने से पहले की गई शादी। तो इद्दत की अवधि पूर्ण होने से पहले एक महिला के साथ की गई शादी अनियमित यानी इनरेगुलर होगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सीपीसी की धारा 10 क्या प्रावधान करती है? तो सीपीसी की धारा 10 वाद का रहना इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुभाग 118 अर्थात धारा 118 के तहत किस को परिणाम प्रस्तुत करने पर रोक है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अर्थात एक पागल जो उससे किए गए प्रश्नों को सवालों को नहीं समझ सकता, बहुत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता, एक विनम्र आयु का व्यक्ति जो प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 118 के अंतर्गत सक्षम साक्षी की डेफिनेशन दी गई है और उसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा
जो उससे किए गए प्रश्नों का युक्तियुक्त रूप से उत्तर दे सके। तो यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं उसमें बताया गया है कि वह प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। पागल व्यक्ति नहीं दे सकता, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जो उससे किए गए प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता, और एक कम आयु का व्यक्ति जो कि प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। तो ये सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं होंगे। और इसके विपरीत एक बालक, एक गूंगा व्यक्ति या एक अंधा व्यक्ति भी सक्षम साक्षी हो सकता है यदि वह उससे पूछे गए प्रश्नों का युक्तियुक्त तौर पर उत्तर दे सकता है। तो ऐसा व्यक्ति सक्षम साक्षी कहलाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 118 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले में फैसला दिया। तो क्या क्या था ये मामला, किस चीज से ये संबंध रखता था? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंध रखता था यह मामला। एस.आर. बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है पशु की नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1986, 1986 में यह अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि कानून के अनुसार वैध अभिभावक कौन है? तो ये सभी वैध अभिभावक की श्रेणी में आते हैं। एक व्यक्ति जो कानून के अनुसार नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है, एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सभी कानून के अनुसार वैध अभिभावक होते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षित श्रमिक कौन है? तो सुरक्षित श्रमिक वह श्रमिक है जो स्थापित में किसी पंजीकृत व्यापारिक संघ का अधिशासी या पदाधिकारी है। अगला प्रश्न होगा कि एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्यिक से जुड़े वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए एक दृश्य के साथ लागू होता है। वह किस तरह का होता है? तो वह एक शब्द हो सकता है, वह एक यंत्र हो सकता है, या वह एक लेबल भी हो सकता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कानून प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है जिसे एक लोकप्रिय रूप में लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी संवैधानिक मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? तो इसके लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि शाहबानो बेगम का मामला किस से संबंधित है? तो शाहबानो बेगम का मामला मुस्लिम औरतों के 3 तलाक से संबंधित है। अगला प्रश्न है गौरनिशी कौन होता है? तो गौरनिशी जो है वह एक तीसरी पार्टी होती है जिसे ऋण या दावे के सुलझाने के लिए धन आत्मसमर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। इसके संदर्भ में सीपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे अदालत में मामले को संदर्भित करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा
कलेक्टर को यह अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, एक अनुबंध वाद के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कितने समय में स्थापित किया जाना होता है? तो अनुबंध में उल्लेखित जब कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं हो। अगला प्रश्न है, शिकायतकर्ता की परिभाषा किस खंड के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्णित की गई है? तो धारा 21B के अंतर्गत शिकायतकर्ता की डेफिनेशन दी गई है। अगला प्रश्न है, सीपीसी में अंतराभिवचनी वाद के पत्र में किस आदेश और नियम के अंतर्गत आते हैं? अर्थात सीपीसी में अंतराभिवचनी वाद के प्रोविजन कौन से ऑर्डर और नियम के अंतर्गत बताए गए हैं? तो ऑर्डर 17 रूल 10 के अंतर्गत अंतराभिवचनी वाद के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय तलाक कानून के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक आदेश पारित करना परिवार न्यायालय के समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। यह आदेश किस मामले में पारित किया गया था? तो यह आदेश इन तीनों मामलों में पारित किया गया था। सॉरी, इनमें से कोई नहीं। बताए गए तीनों मामलों में से किसी भी मामले में यह आदेश पारित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिवक्ताओं के लिए दुराचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कौन सी धारा में दी गई है? अर्थात अधिवक्ता द्वारा किए जाने वाले मिसकंडक्ट की अपराध के लिए सजा का प्रोविजन कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो धारा 35 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रोविजन बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मामला जन अधिकार से संबंध रखता है, अर्थात जनहित से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी मामले जनहित याचिका से संबंधित हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नगर निगम रतलाम बनाम बर्दीचंद के मामले में ये सभी जन अधिकार से संबंधित मामले हैं। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी की धारा 239 के अधीन मजिस्ट्रेट क्या आदेश कर सकता है कि यदि दोष आधार रहित है तो वह दोषी को रिहा भी कर सकता है? तो सीआरपीसी प्रोविजन 239 में यदि दोष आधार रहित है तो वह मजिस्ट्रेट दोषी को रिहा भी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 213 ने राज्यपाल को अध्यादेश को लागू करने का अधिकार दिया। तो जब राज्य विधानसभा सत्र में ना हो, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल भी एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 213 में यह प्रोविजन दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 24 घंटे। 24 घंटे से अधिक उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता गिरफ्तार व्यक्ति को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मुस्लिम लॉ के अनुसार मेंटेनेंस के लिए पात्र नहीं है? तो एक गैर कानूनी पुत्र मेंटेनेंस के लिए पात्र नहीं है। इसके विपरीत पुत्र जो कि नाबालिग है, पुत्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, दादा या दादी मेंटेनेंस के लिए पात्र होंगे। अगला प्रश्न है कि नागरिक मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों का बोझ किस पर डालता है? यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ
से ये प्रश्न पूछा गया है, सेक्शन 100 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ प्रार्थी पे होता है, जो ये चाहता है कि उस बात को माना जाए जिसका कि वह कथन कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब सीआरपीसी की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का निर्वहन हो सकता है? उपरोक्त सभी मामलों में अपने ही बंधन पर अर्थात सेल्फ बॉन्ड पर, जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? यह प्रश्न दिसंबर 2018 में जो 13वां एग्जाम हुआ था, जो कि हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंतर्गत भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4। उपरोक्त सभी मामले औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आते हैं, अर्थात नियोक्ता से नियोक्ता के बीच का जो विवाद है, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच का विवाद, नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर विवाद। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश मामला रॉलैंड बनाम फ्लेचर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किया। यह नियम क्या था? तो रॉलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यह प्रश्न भी वर्ष 2018 में जो 13वां एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था। अगला प्रश्न है, यह टोट से जुड़ा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है? वैध बिक्री के लिए संपत्ति का स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज्य द्वारा संचालित सभ्य समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की थी? तो उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी DK बसु बनाम बंगाल राज्य के मामले में की थी। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2018 में जून के अंतर्गत लिए गए AIBE के 12वें एग्जाम के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र पूछा गया था, उसका प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 50 को हमने हमारे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाया है। और ऐसे में यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 से 50 को ही सॉल्व करवाया है। तो 50वां प्रश्न है, लिस पेंडेंस का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस सेक्शन में बताया गया है? लिस पेंडेंस का सिद्धांत प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 52 में बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 51 से लगाकर 100 तक का वीडियो हम शीघ्र ही जारी करेंगे। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।